गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने घर पे अच्छे से खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हम आपके लिए एक नया वीडियो आज लेके फिर आ गए हैं। आपको हम बता दें, जो बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग इस सीरीज़ में कक्षा 12 क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट किए बच्चों। क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट सबसे पहले कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है फिजिक्स की बहुत ही बेहतरीन बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। चाहे वो बोर्ड का आप बात करिए, चाहे किसी कंपटीशन की बात करिए, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले यूनिट में हम लोग गॉस का चैप्टर कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चों? गॉस थ्योरम वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गॉस के थ्योरम के एप्लीकेशन सीख रहे हैं। जी हाँ, गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन। हम बता दें, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो बच्चे देखें उन्हें पता होगा, जो पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो उनके लिए हम बता देते हैं कि गॉस के थ्योरम में हम लोग जो है एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डेरिवेशन आपके सामने हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और हमारे साथ बैठ जाइए फिजिक्स को सीखने के लिए, फिजिक्स को फील करने के लिए और फिजिक्स का एंजॉय करने के लिए। चलिए, बोर्ड पर हमने आपके लिए हेडिंग पहले ही लिख दिया है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए, गॉस की थ्योरम जो है ना, इतनी महत्वपूर्ण, इतना वंडरफुल थ्योरम है, इतना समझ लीजिए उपयोगी थ्योरम है कि चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे लीनियर चार्ज हो, चाहे कोई चार्ज किसी क्षेत्रफल पर या किसी पृष्ठ पर फैला हुआ हो, चाहे किसी आयतन पर फैला हुआ, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसानी से निकाल लेते हैं। यदि हम ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, अनंत लंबाई का चालक तार है, अगर इसकी वजह से हमको किसी भी पॉइंट पर इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता और उसमें गॉस की थ्योरम ना लगानी होती बच्चों, तो समझ लीजिए इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, कम से कम 2 से ढाई पेज में इसका डेरिवेशन कंप्लीट होता और वो भी मैथ का खूब तगड़ा वाला इंटीग्रेशन आपको लगाना पड़ता। लेकिन गॉस की थ्योरम इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है, इतनी ज़्यादा उपयोगी है कि गॉस की थ्योरम से बच्चों बहुत आसानी से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था गॉस के थ्योरम को अप्लाई करने के लिए 4 स्टेप का याद होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करा रहे हैं ताकि आपको कोई चीज़ रटना ना पड़े, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो चारों स्टेप में हम उम्मीद करते हैं जितने लोग भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, सब लोग चारों पॉइंट अपने नोट्स में लिखे होंगे, दिमाग में उनको याद होगा। और अभी हम उन चारों स्टेप का फिर से यहाँ पर एक एक स्टेप करके हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो जिनका पिछले वाले वीडियो लेक्चर में क्लियर नहीं हो पाया था गॉस के थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देखें। ज़रूर आप सीख जाएं, आप सब लोग ज़रूर सीख जाएंगे बच्चों कि गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे होता है। और एप्लीकेशन यदि आप सीख गए तो फिर आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करते हैं बच्चों। देखिए, आप बोर्ड पर एक वायर, आप इमेजिन करिए। देखो, फिजिक्स को क्या करना, आपको इमेजिन करना, सोचना है। सोचना, एक सीधा लंबा चालक तार है, खूब लंबा। अनंत लंबाई का मतलब बच्चों इसकी लंबाई इन्फिनाइट, हमको पता नहीं है कितना लंबा वायर है। आप समझ लीजिए यहाँ पे इन्फिनाइट सेंस का बहुत लंबा वायर है कुछ इस तरीके से। उसके हमको दोनों एंड पॉइंट नहीं पता है, इसी को हम अनंत लंबाई का चालक तार कहते हैं। और ये बच्चों केवल लंबाई है, माने कि इसमें और कोई डायमेंशन की हम बात नहीं करेंगे, जैसे इसकी मोटाई की बातें नहीं करेंगे हम। तो एक सीधा है, सीधा चालक तार है और अनंत लंबाई का, यानी दोनों एंड हमको पता नहीं है। और बच्चों ये आवेशित कर दिया गया है। मान लीजिए इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, नेगेटिव भी चार्ज लेकर के काम किया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं है, हम कोई भी एक चार्ज मान करके काम कर सकते हैं। चलिए, तो मान लीजिए इस पर कैसा चार्ज दिया गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हमको इस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी दे रखा। और ये जो चार्ज है वो इस रॉड पर एक समान रूप से वितरित है। देखिए, हेडिंग में ही हमने क्या, एक समान रूप से आवेशित सीधे चालक तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने चल रहे हैं। तो चार्ज जो दिया गया उस ये पूरे वायर पर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
इतना सबको समझ में आया। तो इसकी वजह से मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है बच्चों P, कौन सा पॉइंट है P, जिसकी इस बिंदु से दूरी कितना है स्मॉल r है, कितना डिस्टेंस पर है स्मॉल r। तो हम ये चाहते हैं कि इस वायर की वजह से स्मॉल r दूरी पर जो पॉइंट P है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। समझ में आ रहा बच्चों क्या करना है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आप समझिए। ये आवेशित चालक तार है जिसके दोनों एंड हमको नहीं पता है, यानी कि वो अनंत लंबाई का है। अब यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। जी हाँ, अब ये पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, सामने की तरफ हो सकता है, पीछे की तरफ से कहीं भी आप मान लीजिए, कहीं भी पॉइंट P पर हमको क्या करना बच्चों, कैलकुलेशन करना है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। चलिए, तो एप्लीकेशन किसका करना है, गॉस के थ्योरम का। गॉस का जो नियम है उसी का एप्लीकेशन हमको कर करके इसका डेरिवेशन फाइंड करना है। चलिए, हमने आपको क्या बताया था, पहले स्टेप में आपको हमने बताया था कि सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते बच्चों, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, मैंने बताया था उसमें दो कैरेक्टर जरूर होने चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन में अच्छे से यूज कर पाएंगे। वो दो कैरेक्टर क्या क्या हैं, याद है सबको? चलिए, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग बच्चों पूरा वीडियो देख करके अच्छे से तैयारी करके जब आप बैठेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए, पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको कि गॉसियन पृष्ठ पर हर बिंदु पर, सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसा होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात क्या बताई गई थी आपको कि जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए। तो दो बातें कांस्टेंट करनी थी आपको, क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और थीटा। तो ऐसा गॉसियन पृष्ठ हमारा होना चाहिए। तो इसके पहले वाला जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था उसमें पॉइंट चार्ज था। तो पॉइंट चार्ज की वजह से गॉसियन पृष्ठ कैसा बना था, गोलीय बना था, स्फेरिकल बना था। तो हमने देखा हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा था, थीटा भी एक जैसा था, तो आराम से कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए आप लोग, क्या ये जो केस है, जो अनंत लंबाई का चालक तार है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो गॉसियन सरफेस हमारा गोलीय पृष्ठ यहाँ बन सकता है बच्चों। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर वहाँ पर आपने गोली पृष्ठ माना था तो यहाँ भी मान लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मान के देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों। आप ज़रा सोचो, जैसे ये आपका ये छड़ है, आवेशित चालक तार है, आवेशित चालक तार है, और आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपने ऐसा गोली सरफेस मान लिया। कैसा सरफेस मान लिया, गोली। अब आप दो बातें चेक करो, क्या इस गोली सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, क्या थीटा हर जगह एक जैसा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है उस पॉइंट पर डिस्टेंस पर ये डिपेंड करती है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर डिस्टेंस चेंज हुआ स्रोत से, जहाँ चार्ज रखा हुआ है वहाँ से यदि ये डिस्टेंस चेंज हुआ तो समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी। चलिए चेक करते हैं। आप देखिए, अगर गोले की हम बात करें, गोली पृष्ठ की बात करें, इस बिंदु पर डिस्टेंस कितना आएगी, सीधा आप यहाँ मिलाएंगे तो देखिए डिस्टेंस इतना है। अगर आप सरफेस पर यहाँ आ जाते हो तो डिस्टेंस आप देखिए बदल गई। अगर आप यहाँ आ जाते हो तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ से नहीं चेक करना है आपको, यहाँ से चेक करना है, सीधे आपको सीधा लेना है, उस बिंदु को सोर्स से सीधा मिलाना है। आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इतना है इस चालक तार से, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है। हर जगह आप देखोगे ना डिस्टेंस अलग अलग आएगी। पॉइंट आपका जब यहाँ था तो देखो डिस्टेंस इतनी है, जब पॉइंट आपका यहाँ था तो डिस्टेंस बढ़ गई, फिर आप जैसे से नीचे आओगे डिस्टेंस घट जाएगी। तो आप देख रहे हो आर अपनी वैल्यू बदल रहा है बच्चों। यदि आर अपनी वैल्यू बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक समान हो सकता है, ये बात सबको समझ में आई। चलिए ओके, तो कहने का मतलब हम गोली सरफेस यहाँ तो नहीं मान सकते हैं,
कोई दूसरा हमको जुगाड़ सोचना होगा, कोई दूसरी सरफेस इमेजिन करनी होगी। अच्छा, थीटा के बारे में भी आपको दिखा दे, थीटा भी यहाँ बदल रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। चलिए थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे होगी, लेकिन यहाँ पर जब आप लंब डालेंगे क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो इसके बीच का एंगल बदल गया। अगर यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, तो आप देख रहे हो हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, थीटा भी बदल रहा है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है, इसके लिए गॉसियन सरफेस गोली तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ई की वैल्यू बदल रही है। ई क्यों बदल रहा है? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है और थीटा भी अपनी वैल्यू बदल रहा है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो एक भी नहीं पूरी हो रही है, तो हम अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अब यहाँ कोई दूसरा जुगाड़ सोचना पड़ेगा कि वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए। चलिए आप लोग भी सोचिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। कोई भी पृष्ठ आप इमेजिन करिए, दिमाग को कंसंट्रेट करके सोचिए कि ऐसी कौन सी सरफेस यहाँ पर हम बना दें जिसके लिए दो बातें क्या हो जाएं बच्चों, सेम हो जाएं। कौन कौन दो बातें? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह सेम मिले और थीटा भी हमको हर जगह सेम मिले। चलिए कुछ समझ में आ रहा है आपको? कोई ऐसी पृष्ठ समझ में आ रही है? चलिए बच्चों हम आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक बात और हम आपसे डिस्कस पहले कर लेते हैं। कभी कभी गॉसियन सरफेस हमारा ऐसा होगा कि जहाँ पर जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं मिलेगी। कहोगे सर अभी तो आप बता रहे हो एक जैसी होनी चाहिए, अब कह रहे हो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो है पेशेंस, एक मिनट सुनिए, पहले पूरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। कभी कभी गॉसियन पृष्ठ, सिंगल गॉसियन पृष्ठ ले करके हम जो है कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो सिमेट्री मानते हैं। मतलब गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि कुछ दूर तक थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा हो और फिर अगले कुछ दूरी तक कुछ सरफेस पर थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा हो। माने कि थीटा अगर चेंज भी करे तो एक बार, दो बार या तीन बार बदले तो तीन टाइप की सरफेस बनेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि चेंज करे अपने वैल्यू तो एक बार चेंज करे कुछ दूर तक एक जैसा रहे, पृष्ठ के कुछ भाग तक एक जैसा रहे और फिर दूसरे भाग पर जाएं तो वहाँ पर एक जैसा रहे। इस तरीके से दो बार, तीन बार, चार बार यदि थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहे हैं तो सभी पृष्ठ पर अलग अलग हम फ्लक्स निकाल लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, सबको सम कर देंगे। मेरी बात समझ आई आपको? चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर भी यदि नहीं आया तो अभी हम उसी का एप्लीकेशन लेने चल रहे हैं। आप देखिए सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर बच्चों एक जो है ऐसी सरफेस हम बनाते हैं, देखिएगा आप लोग, जो सिमेट्रिक होगी और उसमें दो प्रकार से सिमेट्रिसिटी आपको डिफाइन करना होगा। देखिए गॉसियन पृष्ठ की खास बात क्या बच्चों, गॉसियन पृष्ठ उस पॉइंट से गुजरना चाहिए जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कर रहे हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कापी पर। गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से गुजरना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ज्ञात कर रहे हो, पहली खास बात। दूसरी बात, ई और थीटा तो मैंने ऑलरेडी ही बता चुका हूँ कि वो कांस्टेंट होना ही चाहिए, तभी कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। चलिए देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना था, तो यहाँ से हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा यहाँ से पास हो रहा है। तो बच्चों हम लोग एक बेलन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? एक बेलनाकार पृष्ठ मान रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस इस केस में क्या मानेंगे, एक बेलनाकार पृष्ठ मानेंगे। अब बेलन में दो पैरामीटर होते हैं बच्चों। क्या क्या दो पैरामीटर होते हैं? एक उसकी हाइट होती है और दूसरा उसकी रेडियस। पैरामीटर का मतलब वेरिएबल चीज़ है, तो एक उसकी हाइट और एक उसकी क्या है, रेडियस। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जिस बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना था वहाँ से पास होता हुआ एक बेलन खींच रहे हैं, ये इसकी हो जाएगी रेडियस। और इसकी जो हाइट है ना, हाइट को हम मान लेते हैं स्मॉल एल। ये अपने सुविधा अनुसार इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं। ओके चलिए, और इस जो बेलन की एक्सिस होगी उसको इस तरीके से जूम करना है कि ये जो
चालक तार है उसी चालक तार की सीध में इसकी एक्सिस आ जाए। बेलन की जो अक्ष है ये सीधे चालक तार के जस्ट ऊपर लाई करे, जस्ट ऊपर से पास हो। तो चलिए गॉसियन सरफेस हमारा कैसा है एक बार फिर से सुनिए। एक बेलनाकार पृष्ठ हमको मानना है जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, और जिसकी अक्ष कहाँ पे लाई करनी चाहिए, ये जो चालक तार है उसके एकदम जस्ट सीध में होनी चाहिए। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ देखिएगा इस तरीके से एक क्या हो गया, बेलन हो गया बच्चों। चलिए ठीक है, ये वाली सरफेस थोड़ा ज़्यादा दूर बन गई है, कोई बात नहीं, आप समझिए। ये सिमेट्रिक है, एकदम बीचों बीच ये छड़ रखी हुई है। अब एक बेलनाकार पृष्ठ हो गया। अब ये समझिए, अब अगर इस पृष्ठ की हम बात करें तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, चलिए पहले चेक कर लेते हैं। हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन तो अभी 2 मिनट का काम है, कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। बस केवल इसको समझिए। मैं समझा इसलिए रहा हूँ, इतना ज़्यादा वक्त इस पर इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर यदि आपके दिमाग में एक बार ये बात सेट हो गई तो फिर हमारी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी या किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केस देखते ही जान जाओगे कि हमको सरफेस कैसे जूम करना है। चलिए अब इस सरफेस पर चेक करते हैं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है कि अलग अलग है। आप देखिए ये बेलनाकार पृष्ठ है, अगर यहाँ पर देखा जाए, ये देखो बेलन में 2 प्रकार के सरफेस होते हैं, आपको मेंसुरेशन में बताया गया होगा, हाई स्कूल में आप पढ़ के आए हो। एक होता है बच्चों कर्व, क्या होता है, वक्र पृष्ठ, क्या होता है, वक्र पृष्ठ, और एक होता है प्लेन सरफेस। तो ये जो दीवारें होती हैं बेलन की, क्या होती हैं, जो दीवारें होती हैं वो होता है वक्र पृष्ठ, जिसको कर्व सरफेस कहा जाता है। और नीचे जो उसका आधार होता है और ऊपर से जो ढक्कन होता है, इस तरीके से आप समझिए, वो आप देखेंगे प्लेन होता है। तो वो होते हैं प्लेन, समतली होते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठ और ये ऊपर, और एक नीचे जो उसका ढक्कन और उसका आधार, वो कैसा होता है, समतल होता है। अब ये 2 टाइप के सरफेस हैं, दोनों टाइप के सरफेस पे हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और थीटा की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी होगी कि नहीं होगी। चलिए अगर हम बेलन के इस पॉइंट पर बात करें बेटा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज़रा आप बताइए। अगर आप डायरेक्शन देखो, चलो जहाँ पे ज्ञात करना था पहले वहीं देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर जाती है बताइए, चूँकि ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ निकलती हैं बल रेखाएँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, बाहर की तरफ जी। तो ये देखिए आपका ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके डिस्टेंस अगर आप यहाँ देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी आपको मिलने वाली है, स्मॉल आर। यहाँ देखोगे तब भी स्मॉल आर। इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो डिस्टेंस हमेशा आपको सेम मिलेगी, चार्ज से डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये जो वक्र पृष्ठ है, जो कर्व सरफेस है बेलन का, किसी भी पॉइंट पर आप लेफ्ट राइट साइड से, पीछे से, कहीं से भी आप देखोगे, इस रॉड से डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। यदि डिस्टेंस सेम है तो कोई भी अब कह सकता है कि सर इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ये बात सबको समझ में आया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा डिस्टेंस पर ही डिपेंड कर रही है। तो डिस्टेंस तो हमने सेम कर लिया ना, ये जो वक्र पृष्ठ केवल अभी उसी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस तो हमने सेम किया। तो ये बात सबको समझ में आई। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आया होगा सबको समझ में। अभी 2 पृष्ठ और बचे हैं बच्चों, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। यहाँ पर चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ये जो समतलीय पृष्ठ है यहाँ की हम बात कर रहे हैं, समतलीय पृष्ठ आप ध्यान से समझिएगा। तो अगर यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर। अब देखो ये जो समतल है ना, समतल, तो वहाँ पर आप देखोगे, आप ऐसे ऐसे जाओगे, डिस्टेंस चेंज हो रही है। डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा होगा। वही कहानी सेम नीचे है, अगर आप यहाँ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ हो तो अलग, यहाँ हो तो अलग। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात बहुत ही मज़ेदार होती है, उसी की वजह से ये गॉसियन सरफेस यहाँ बेलनाकार बन जाता है, अदरवाइज ये नहीं बनता। कोई दूसरी ज्योमेट्री सोचनी पड़ती है हमको, वो क्या है, वो है थीटा डा। ये जो समतलीय पृष्ठ आप देख रहे हो, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, सॉरी जो वैल्यू है, वो आप देखोगे चेंज हो रही है।
लेकिन अगर आप एरिया वेक्टर इस पर खींचेंगे, देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ पर लंब और वो भी किधर, बाहर की तरफ। तो यहाँ देखेंगे आप थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये जो प्लेन सरफेस है, किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखोगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है। देखो ये प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ है, इस डायरेक्शन में होगी। देखिए ये प्लेन है, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे प्लस चार्ज से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती। इधर देखो इधर होगा, उधर जाओ उधर होगा, इधर होगा, और एरिया वेक्टर आपका कहाँ होगा, ऐसे इस पर लंब होगा ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बच्चों, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। आप थीटा को केवल देखो, थीटा हर जगह एक जैसा है कि नहीं, कितना है, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है। अब यही जो थीटा है, ये 90 डिग्री होने की वजह से ये हमारा काम कर जाता है। तो चलिए इतना आपको, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चेंज हो रही बच्चों, ये जो प्लेन है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदल जाएगा, लेकिन थीटा एक कांस्टेंट है। वो थीटा कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ फ्लक्स जो है 0 हो जाता है। अभी उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ले रहे हैं, तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम लोग पहला काम कर लिए था। स्टेप नंबर फर्स्ट हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर लिया। एक बेलनाकार होगा, एक बेलन के आकार का होगा, जिसकी त्रिज्या या डिस्टेंस होगी, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, और इसकी लंबाई कितना मान लेते हैं, L। आते हैं अब दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेशन करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA की। माने ये जो पूरा वेलन है ना, इसके प्रत्येक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर dA का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके उसको जोड़ते हैं। चलिए कुछ बातें अब हम लिखते हैं, तभी क्लियरिटी आएगी, ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ कैसा हो गया, बेलनाकार हो गया। तो कुछ बातें हम लिख दे रहे हैं, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में अभी वीडियो पॉज करके अभी केवल आप समझते जाइए। तो यहाँ पर R त्रिज्या, आप बस सुनते जाइए देखते जाइए। R त्रिज्या तथा स्मॉल l लंबाई का बेलनाकार, किस आकार का, बेलनाकार पृष्ठ जिसकी अक्ष यानी एक्सिस, जिसकी अक्ष चालक तार के ऊपर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, चालक तार के ऊपर से गुजरती है, मानते हैं। ये तो हो गया हमारा बच्चों गॉसियन सरफेस। जिस बिंदु पे ज्ञात करना था वो डिस्टेंस r की त्रिज्या हमने ले ली, लंबाई l ले ली, गॉसियन सरफेस हो गया। अब ये जो वायर है, ये जो चालक तार है ना लंबाई का, इस पे जो चार्ज हमने दिया है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसकी भी कैलकुलेशन करना होगा अगले स्टेप में, नेट चार्ज मैंने आपको बताया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई भौतिक राशि को डिफाइन करते हैं बच्चों। वो नई भौतिक राशि क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत ध्यान से सुनिए, यही कुछ 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होती है हर कंसेप्ट में, हर डेरिवेशन में। 2-3 बातें यदि आप दिमाग में रख लो, बाकी तो खुद आप कर सकते हैं एक बार वीडियो देखने के बाद या एक बार समझने के बाद। चलिए जो भौतिक राशि है कुछ लोग जानते होंगे। तो चूँकि ये चार्ज जो है एक रेखा पर फैला हुआ है बच्चों, एक रेखा यानी कि केवल इसमें लंबाई है, इस वजह से यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व मानते हैं। क्या मानते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। और वो क्या होता है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज रुका हुआ है या कितना चार्ज उपस्थित है, उसी को हम कहते हैं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, या उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ये नई फिजिकल क्वांटिटी आप इसको डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, माना चालक तार पर रेखीय आवेश घनत्व,
रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हो गया? एकांक लंबाई पर आवेश। एकांक लंबाई पर आवेश। तो रेखीय आवेश घनत्व किससे दिखाते हैं बच्चों? लैम्डा से। लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? लैम्डा। ये तो हम लोग अपना एक पृष्ठभूमि तैयार कर लिए हैं डेरिवेशन करने के लिए। अब वो जो 4 स्टेप है उसमें पहला स्टेप हम लेते हैं ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए का कैलकुलेशन। तो इसमें आप देखिए एक साथ पूरा सरफेस तो आप तो कैलकुलेट कर नहीं पाओगे बच्चों, क्योंकि इसमें आप देखोगे 3 अलग अलग पृष्ठ हैं। इसके पहले वाले में एक गोला था, गोले को हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया था क्योंकि उसमें एक ही टाइप की पृष्ठ थी। लेकिन यहाँ पे आपको 3 प्रकार के पृष्ठ दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे सर कहाँ 3 प्रकार के? तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ। पहला ये जो वक्र पृष्ठ है बच्चों वो पहला हो गया, और ऊपर वाला जो प्लेन है वो दूसरा हो गया, नीचे वाला जो प्लेन है वो तीसरा हो गया। तो ये 3 पृष्ठ आप सबको दिख गए? ओके, वेरी गुड। चलिए तो स्टेप फर्स्ट में हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं पहले पृष्ठ। चलिए ये जो ऊपर और नीचे वाला है इससे बद्ध फ्लक्स ज्ञात करते हैं। फ्लक्स ज्ञात करने का फार्मूला क्या आपको मैंने बताया है? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देख लीजिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का फार्मूला है। तो जितने भी पृष्ठ हैं यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं, तीनों पृष्ठों से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया वेक्टर चाहिए। देखिए तो इसको हम मान ले रहे हैं सरफेस नंबर फर्स्ट, ये जो नीचे वाला प्लेन है इसको मान ले रहे हैं सेकंड, और ये जो वक्र सरफेस है उसको मान ले रहे हैं थर्ड। तो ये पहले सरफेस, ये दूसरी सरफेस और ये तीसरी सरफेस। तो अब हम निकालते हैं। देखो फ्लक्स निकालने का मतलब क्या बच्चों? फ्लक्स का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? दिमाग में हरदम उसकी फीलिंग आपको रहनी चाहिए जब फ्लक्स की बात है। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो जो बल रेखाएं यहाँ ये जो चार्ज की वजह से निकल रही हैं वो इस वक्र पृष्ठ से कितनी निकल रही हैं? प्लेन पृष्ठों से कितनी निकल रही हैं? वैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बच्चों, आप इमेजिन करिए ये प्लेन पृष्ठ है, ऐसा है और रॉड ऐसे रखी हुई है, तो बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं ऐसे। क्या इस प्लेन को काट रही हैं? ये जो ऊपर और नीचे 2 प्लेनर सरफेस हैं, क्या उसको कोई बल रेखा काट रही है? आंसर है नो बच्चों। कैसे काट सकती है? ये लीनियर, ये रॉड है, सीधा चालक तार है, बल रेखाएं देखो ऐसे पार हो रही हैं, इधर 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 निकल। अब इसको कैसे काटेंगे? इसको तो तब काटते जब ऊपर या नीचे की तरफ से एंट्री मारती बल रेखाएं, वो तो वैसे सीधे निकल जा रही हैं। तो ये जो ये वाला पृष्ठ है और ये जो नीचे वाला पृष्ठ है, यहाँ इसको कोई बल रेखा काट नहीं रही है। अगर कोई बल रेखा काट नहीं रही है इसका मतलब वहाँ फ्लक्स क्या है? 0 है। इसको मैथमेटिकली भी हम दिखा रहे हैं, आप समझिए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पहले पृष्ठ के लिए फ्लक्स। पहले पृष्ठ के लिए अगर हम बात बच्चों फ्लक्स की करें, इसको हम मान ले φ1। पहला पृष्ठ ये समतल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, लेकिन हमको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आराम से काम हो जाएगा। देखिए आप, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस, बताइए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ, थीटा कितना है बच्चों? 90। तो ये हो गया cos 90। आप मुझे बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? सब लोग बताएं, चाक बदल ले रहे हैं। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? कितने? अच्छा सब लोगों ने सोच लिया। यस बच्चों, cos 90 0 होता है। आप जरा सोचो अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। इस वाले पृष्ठ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। चलिए आते हैं दूसरे पृष्ठ। दूसरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स, चलिए वही लाइन यूज करते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए
फ्लक्स या दूसरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स बच्चों, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको हम φ2 मान ले रहे हैं बच्चों, कितना मान ले रहे हैं φ2। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डी ए, तो सीधे ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस। इधर देखिए दूसरा पृष्ठ भी प्लेनर है बच्चों, यहाँ पर एरिया वेक्टर डी नीचे की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे बाहर की तरफ। चूँकि ये रॉड है, बल रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ जाएंगे और ये प्लेन पृष्ठ है, बाहर की तरफ लंब डालोगे तो यहाँ नीचे आएगा। इसके बीच अगेन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे cos 90, और cos 90 अभी अभी आपको पता चला या बहुत पहले से भी आपको याद होगा कि ये cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ भी फ्लक्स क्या आ गया बच्चों 0। तो मैंने वैसे भी बताया, देखो बल रेखा कोई भी इसको काट ही नहीं रही है, सब ऐसे निकल जा रहे हैं समांतर, तो फ्लक्स वैसे भी 0 आना था। और ये जो कैलकुलेशन है थीटा की वैल्यू 90 होने की वजह से क्या आ गया 0 आ गया। यही हमको बच्चों इसमें मदद मिल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह चेंज हो रहा है, लेकिन थीटा के 0 होने से हमारा फ्लक्स 0 हो गया, क्योंकि उसको कोई बल रेखा काट ही नहीं रही। हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, एक को फ्लक्स नहीं मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चेंज हो चाहे कुछ भी, उससे हमको मतलब नहीं है। ये दोनों पृष्ठ से बद्ध कोई भी फ्लक्स हमको नहीं मिला। अब जो इसकी तीसरी पृष्ठ बची है बच्चों, तीसरा जो सरफेस बचा हुआ है उससे हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो बोर्ड अब स्पेस है नहीं, आप सब पहले इसको उतार लीजिए। हम साइड हो जा रहे हैं, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, रोक दीजिए स्क्रीन को और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया आप सबका। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं ताकि हम बस अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हमने क्या देखा, ये जो दो प्लेन पृष्ठ से जो समतल पृष्ठ थे ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो वहाँ से जो बद्ध फ्लक्स है वो क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। कोई भी बल रेखा इसको नहीं काट रही है, फ्लक्स 0 हो गया। अब एक लास्ट वाली जो सरफेस बची है तीसरी वाली, तो यहाँ पे बल रेखाएं पास होंगी बच्चों। तीसरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, तीसरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स φ3 मान लेते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए क्या cos। यहाँ थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा कितना होगा बच्चों, यहाँ थीटा बताइए जल्दी से। वक्र पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, सोचिए सोचिए जल्दी सोचिए। अच्छा सोच लिया, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर है। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0। ये बात सबको समझ में आया। ये देखो प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस, एरिया वेक्टर किधर होगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो गया 0। सिंपल, थीटा आ गया 0। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम 0 लिख दें। अब देखिए cos 0 1 होता है, याद होगा सबको। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। हाँ याद कर लीजिए, अगर इसमें भी कन्फ्यूजन होगा तब तो गई फिजिक्स। cos 0 क्या हो गया 1 हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन समाकलन के चिन्ह के बाहर। कांस्टेंट चीज़ें हो जाती है बच्चों कहाँ बाहर। ये छोटी छोटी बातें आप याद करिए, याद करने मतलब समझिए कि आपको जब खुद करना होगा तो आपको भी ऐसे ही करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सरफेस के हर पॉइंट पर, इसलिए हो गया बाहर। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 को लिखना नहीं है, इंटू के फॉर्म में है। बचा कितना DA। अब आप मुझे बताओ DA का मतलब क्या, एक छोटा सा सेगमेंट है। बेलनाकार पृष्ठ पर DA आपने माना है। अगर पूरा पृष्ठ आपसे कोई पूछे, वो जो वक्र पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है बच्चों वक्र पृष्ठ, यस। आप मुझे बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, याद है सबको। अच्छा चलिए ठीक है, हम लिख रहे हैं। आप सब अच्छे से याद किए रहिए बच्चों, जब चीज़ें याद रहेंगी ना तो और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ DA को जब आप इंटीग्रेट करोगे, बेलन का वक्र पृष्ठ मिलेगा जो कि होता है 2πRL। 2πRL व्हाट इज L, बेलन की लंबाई या आप ऊंचाई कह लीजिए।
आर क्या है, बेलन की त्रिज्या, ये मेंसुरेशन का फार्मूला जो हाई स्कूल लेवल का। तो ये हो गया। इसके बाद आगे चले तो ये हो गया आपका, इसको अच्छे से लिख ले रहे हैं, ये हो गया आपका फाई 3 बराबर 2 पाई आर एल इंटू कितना बच्चों ई। तो यहाँ पर 2 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस हमने माना। दूसरा स्टेप बच्चों क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ई डॉट डी ए, वो भी कंप्लीट कर लिए। अच्छा, ये जो 3 अलग अलग सरफेस के लिए हमने कैलकुलेशन किया, पहले तीनों को जोड़ लीजिए। चलिए, इसलिए फाई बराबर पहला फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 1 0 फाई 2 0, ये तो 2 to 0 ही हो गया था। और फाई 3 कितना है 2 पाई आर एल इंटू कितना ई। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया फाई का टोटल। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू ई। तो ये 2 स्टेप हो गया कंप्लीट। तीसरा स्टेप कोई मुझे बताए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से बच्चों। ओके, हो गया, मिटा देते हैं, एक बार और मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीट। देखो वीडियो लंबा इसलिए हो जा रहा है, हम सोच रहे हैं हर एक स्टूडेंट्स जो एकदम कभी फिजिक्स उसको अच्छा भी नहीं लगता होगा, उस स्टूडेंट को ध्यान में रख करके हम वीडियो लेक्चर को बना रहे हैं। जिनको समझ में आ रहा है स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, यूट्यूब ने फंक्शन बड़ा अच्छा दिया है, आप 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, 1.25 की स्पीड से देख सकते हैं, लगा लीजिए वीडियो जिनको समझ में आ रहा है। और जो बच्चे थोड़ा सा अभी कम इंटरेस्ट रखते हैं फिजिक्स में, वो लोग अपना धीरे धीरे हर स्टेप को अच्छे से देखें समझें। चलिए, तीसरा स्टेप क्या है, ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इसके अंदर कितना चार्ज है बच्चों, इसका कैलकुलेशन करना है। आप ज़रा देखो, ये जो चार्ज है तो पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है, सॉरी ये पूरे छड़ पर फैला हुआ है, इसके ऊपर इसके नीचे, लेकिन इसके अंदर कितना है। गॉसियन जो सरफेस होता है ना, उसके अंदर की बात करता है, उसके अंदर कितना चार्ज है, इसके बाहर कितना है कोई मतलब नहीं है फ्लक्स से, इसके अंदर कितना चार्ज है बच्चों, इसी से वो मतलब रखता है। अच्छा चलो, कैसे हम जानेंगे इसके अंदर कितना चार्ज, हमको तो पता ही नहीं है। उसी के लिए हमने एक भौतिक राशि पहले ही डिफाइन कर रखा था, एकांक लंबाई पर चार्ज कितना माना गया था, लैम्डा, जिसको रेखीय आवेश घनत्व आपने क्या बोला था, लैम्डा का, क्या बोला गया था, लैम्डा। माने एक लंबाई पर लैम्डा है तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यल। एक का पता है बच्चों, तो यल का निकालना है, गुणा नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक लंबाई पर कितना है, लैम्डा, तो यल लंबाई पर कितना हो जाएगा, एल इंटू लैम्डा। और यही इसके अंदर हो जाएगा क्यू नेट, बंद पृष्ठ के अंदर जो टोटल चार्ज क्यू नेट की बात होती है गॉस थ्योरम में, वो यही है। इसके अंदर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, यल इंटू लैम्डा। एकांक लंबाई पर लैम्डा है तो यल लंबाई का जो बेलन है उस पर कितना हो जाएगा, एल लैम्डा। यहाँ लिख दे रहे हैं, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के भीतर आवेश यानी क्यू नेट, क्यू नेट कितना हो जाएगा बच्चों, एल इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू एल। एकांक लंबाई पर एल है तो टोटल, एकांक लंबाई पर लैम्डा है सॉरी, तो एल पर कितना हो जाएगा, एल इंटू लैम्डा। अब 4 चौथा स्टेप, गॉस के थ्योरम का कौन सा स्टेप बच्चों, चौथा स्टेप क्या होता है, याद है किसी को। चलिए, चौथे स्टेप में हम करते हैं इंटीग्रेशन जो आया है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए से जो पूरा कैलकुलेशन आया है ना फ्लक्स, उसको Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर करते हैं। आप देख लीजिएगा कल वाले लेक्चर में ये हुआ था। अब यहाँ लिखते हैं गॉस के, ऐसे आप लिखा करिए, गॉस के नियमानुसार, गॉस साहब ने जो बताया था, किसी भी पृष्ठ से बद्ध जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यानी E डॉट डी ए, दिस विल बी इक्वल टू Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल इसके अंदर कितना चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, उसी का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसकी कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने कर लिया था, कितना आया था याद है सबको, 2 पाई आर एल इंटू ई, और यहाँ पे क्यू नेट कितना आया, लैम्डा इंटू एल।
एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ही ये कांस्टेंट है, उसमें क्या आपको सोचना। अच्छा हमको ज्ञात क्या करना था, इसकी वैल्यू ज्ञात करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ मैं भेज रहा हूँ, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हमने ले लिया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया, ई बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या है आपका लैम्डा। और देखो हाँ एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ से यल से यल आप काट दीजिए, इधर भी स्मॉल एल इधर भी स्मॉल एल, ये दोनों क्या हो जाएगी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इधर क्या बचेगा लैम्डा, और यहाँ से आर को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये आपका बच्चों फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो किसी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब चार्ज कहाँ हो, एक चालक तार पर फैला हुआ हो, उसकी वजह से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी फार्मूले से दिया जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर से। ये बात सबको समझ में आई बच्चों। एक बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन आपके सामने मैंने कराया। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इस फार्मूले से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँचने के बाद छोड़ देते हैं फार्मूले को। नहीं, जब ये फार्मूला डिराइव हो गया तो इस फार्मूले से आप बात करिए, माने इसको आप सोचिए ये कहाँ लगेगा, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। यही होता है बच्चों एक समझ। ऐसा नहीं कि बस डेरिवेशन कंप्लीट हुआ भागो छोड़ के। चलिए आइए देखते हैं क्या इसमें खास बात है इस फार्मूले में। इस फार्मूले में हम देखते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना, वो 2 बातों पर डिपेंड करता है। और यही सोचना ही एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है। क्योंकि कंपटीशन हो या आपके बोर्ड पेपर, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें गहराई होती है, सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतनी जो चीज़ आप देख रहे हो इसके अंदर, ये तो कांस्टेंट है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बच्चों कांस्टेंट है। तो बचा क्या लैम्डा और आर, यही 2 वेरिएबल हैं जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ई डिपेंड करेगा। तो आप देखोगे यहाँ से 2 बातें। तो अगर इस तरीके से एक समान आवेशित चालक तार है अनंत लंबाई का, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहली बात तो लैम्डा पर डिपेंड करेगा। एकांक लंबाई पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी लैम्डा की वैल्यू बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। याद रखिएगा बच्चों ये बात। और दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ देखो डिस्टेंस आर, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों इम्पोर्टेंट। ये देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, यहाँ वर्ग नहीं लगाना, यही तो मैं बताने वाला था। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वर्ग नहीं बल्कि केवल एक घात पर डिपेंड करता है, E प्रोपोर्शन टू 1/r। ये 2 बातें आपको याद रखना होगा इन द केस ऑफ दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये जो एक समान रूप से आवेशी चालक तार है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 बात, ये लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होती है और ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जरा सोचिए, इसके पहले मैंने आपको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराया था। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करती थी बच्चों। ये देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूरी का वर्ग नहीं, सिंपल केवल क्या है बच्चों, आर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन इसी पे बन जाता है। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निर्भर करती है। किस पॉइंट पर यह निर्भर करती है, ये चीज़ आपसे डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव बना करके। तो आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव बना करके इसको बच्चों आपको बताना होगा। तो क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये आप देखिए, तो याद रखिएगा पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस जो है स्क्वायर पर व्युत्क्रमानुपाती होती है और यहाँ पर सिंगल घात यानी 1/r। आप जो है वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक डेरिवेशन और अच्छे से कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बढ़िया से कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, 1 बार 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को कम समझ में आया उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर दोबारा वीडियो को देख लेंगे। उम्मीद करते सब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात, जैसा कि मैं डेली आपको कहता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपके फ्रेंड होंगे, मित्र होंगे, जो भी यूपी बोर्ड से या CBSE बोर्ड, कोई भी दिक्कत नहीं है, बोला तो जा रहा, भले लिखे हिंदी में रहे हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा बच्चों।
आप खूब बढ़िया से नोट्स वगैरह बना लिया करिए। इस पर कुछ सवाल की प्रैक्टिस आप अभी से करना चालू कर दीजिए और हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आएंगे, अच्छे अच्छे जो बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या हर चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है हम आपको कराएंगे जब ये टॉपिक जो है कवर कर लेंगे। तो आपको जो बात ना समझ में आया हो उसको आप कमेंट में लिख करके आप छोड़ दीजिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई तो उसको जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।